अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा थर्ड लेक्चर है कंप्यूटर साइंस का, क्लास 9th के लिए ये लेक्चर है और चैप्टर नंबर हम 1 डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग। और लास्ट लेक्चर्स में हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स डिस्कस किए थे और जो सेकंड लास्ट लेक्चर था उसमें हमने फ्लो चार्ट डिस्कस किया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम में पहले हम इसको समझ लेते हैं कि एल्गोरिदम होता क्या है। बेसिकली एल्गोरिदम एक स्टेप्स हैं जो आपने कोई भी काम करना हो, वो प्रोसीजर जो आप काम कर रहे हैं उसका आप लिखना है, उसको एल्गोरिदम बोलते हैं। एल्गोरिदम आप ये कह सकते हो कि इसको हम अपने अल्फाज में, अपने जो इंग्लिश में सिंपल एक कोडिंग नहीं इसमें होती, जस्ट आपने अपने अल्फाज में इसको लिख लेना होता है। तो इसको पढ़ते हैं जी। पहला है जी रोल ऑफ एल्गोरिथम इन कोडिंग। इसका रोल ये है कि ये इससे प्रॉब्लम जो है आपको या आपका सोल्यूशन जो है बेहतर अंदाज से आप समझ सकते हैं, लेकिन फ्लो चार्ट से बेहतर नहीं। फ्लो चार्ट में तो हम ग्राफिकल ये प्रॉब्लम ने हमारा जो सोल्यूशन था उसको डिस्कस किया था, लेकिन ये भी एक स्टेप है जिसमें हमने जो सॉफ्टवेयर डेवलप करना होता है, ये भी उसका स्टेप है एल्गोरिथम का। और जो हमारी फॉर्मेशन ऑफ एल्गोरिथम है, इसको हम ऑल एल्गोरिथम बनता कैसे है, कैसे बनाया जाता है, वो हम सीखेंगे। इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ आपकी डेली लाइफ में से, तो आपको समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपने घर में एक चाय बनानी है तो उसके लिए जो चाय बनाने के लिए जो स्टेप्स होंगे, फर्स्ट स्टेप क्या होगा जी, आप उसको जो बर्तन है उसको अपने चूल्हे पे रखते हैं, फिर सेकंड स्टेप उसमें जो वाटर ऐड करते हैं। इस तरह आप जो स्टेप्स लिख लेंगे अपनी लैंग्वेज में उसको बोलते हैं एल्गोरिदम। अब कोडिंग में भी यही होता है कि जो हमारा फ्लो चार्ट होता है उसको हम एल्गोरिदम में कन्वर्ट कर लेते हैं कि हमारा स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है और स्टेप 3 हमने क्या लेना है, इस तरह। तो इसकी जो फॉर्मेशन है, इसके ये 7 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं या आप कंपोनेंट्स कह सकते हैं, जिनसे मिलकर आप एल्गोरिथम बन सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी बन सकता है। फर्स्ट वन इज स्टार्ट। हमने जब फ्लो चार्ट डिस्कस किया था तो उसमें भी हमने देखा था कि हमने जो भी कोई नया फ्लो चार्ट बनाना होता था उसमें हम स्टार्ट भी लिखते थे और एंड भी लिखते थे। इसी तरह ही हमारा जो एल्गोरिथम है इसमें भी हमने यही करना है कि हमारा स्टार्ट होगा, सेकंड जो है वो हमारा इनपुट होगा। इनपुट का क्या मतलब है कि कोई भी हमारा इनपुट, फॉर एग्जांपल हमने जिस पे जो हमारा टास्क है, जिस पे हमने बात करनी है, जो हमने हमारा प्रॉब्लम में है, फॉर एग्जांपल 2, 3, अगर हमने इनको ऐड करना है तो ये आपका इनपुट होगा। इसको फर्दर जब हम इसकी एग्जांपल एल्गोरिथम की पढ़ेंगे तो आपको बेहतर समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है जी, थर्ड कंपोनेंट है सेट। सेट का क्या मतलब है, इसमें हमने वे कोई नाम रखना होता है। जिस तरह हमने देखा था लास्ट जो हमारा फ्लो चार्ट था उसमें हम फ़ारेनहाइट को FAR लिख दिया था मैंने, ठीक है। इसमें जस्ट आपने कोई नेम अलॉट करना होता है, नेम असाइन करना होता है, वो हमें इसमें थर्ड स्टेप जो है इसमें लिखते हैं सेट। इसको भी हम जब ये एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। नंबर 4 पे है इफ देन, ठीक है जी। ये एक कंडीशनिंग है, जिस तरह हमारी डिसीजन मेकिंग था जिसमें हमने देखा था कि मैंने आपको कहा था 3 > 2 ट्रू है या फॉल्स है, इसी तरह ये भी इसमें भी कंडीशन अप्लाई होगी। नेक्स्ट हमारा क्या है, गो टू। गो टू का क्या मतलब होता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल आपके पास 5 स्टेप लिखे हुए हैं, आप चाह रहे हैं कि स्टेप नंबर 2 के बाद आप डायरेक्टली 4 पे जाएं, 3 को आप पढ़े ही ना, तो क्या होगा, इधर हम क्या 2 पे ही हम गो टू का वो स्टेटमेंट लगा देंगे तो वो डायरेक्टली आपका 4 पे चला जाएगा। इसको भी हम जो आपकी एग्जांपल्स है उसमें डिस्कस करेंगे। लास्ट पे हमारा होगा जी सेकंड लास्ट आउटपुट, जो हमारी एल्गोरिथम की आउटपुट होगी वो लिख देंगे। और एंड ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जिस तरह आपने फ्लो चार्ट में स्टार्ट लिखा था उसी तरह ही एल्गोरिथम में एंड भी लिखना है और स्टार्ट भी लिखना है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जिससे मिलकर आपका एल्गोरिथम बनाया जाता है। तो अभी मेरे पास आई थिंक आपकी बुक में 10 to 12 एग्जांपल्स हैं एल्गोरिथम की, तो मैं आपको 3 ऐसी एग्जांपल समझा दूंगा इस क्लास में। वो सारे के सारी इसी कॉन्सेप्ट में, इन 3 में आएगा उनका कॉन्सेप्ट। तो इसमें जो फर्स्ट वन है, इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने 5 नंबर हैं, 5 कोई भी नंबर हैं, उनको ऐड भी करना है, इनको मल्टीप्लिकेशन करनी है उसकी, और उसको उनका एवरेज निकालना है, प्रोडक्ट करना है और हमारा
सम करना है और एवरेज निकालना है। तो इसके लिए हमारा एल्गोरिथम कैसे बनाया जाएगा वो हम देखते हैं जी। स्टेप 1, ये स्टेप में लिखना है आपने। स्टेप 1 क्या है? स्टार्ट। ये आपके सामने कंपोनेंट लिखे हुए हैं। स्टेप 1 क्या था? स्टार्ट, तो वो मैंने स्टार्ट लिख दिया। अब स्टेप 2 में क्या था? मैंने कहा था कि इनपुट देने हैं, कि हमारे इनपुट क्या हैं। अब हमारे इस जो हमारी कंडीशन है, ये आपकी बुक पे एग्जांपल मौजूद है, इसमें आपने 5 नंबर देने हैं, N1, N2, N3, N4, N5। ये 5 नंबर हमारे क्या हैं जी? इनपुट है। और स्टेप 3 में क्या है? मैंने आपको इधर बताया था कि आपने कोई भी नेम असाइन करना है, कोई भी वेरिएबल को कोई भी असाइन करना है, नेम असाइन करना है, तो वो स्टेप 3 में होगा सेट सम। मैंने सम दे दिया है, मैं किसको? N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 प्लस N5। मतलब ये कि जब 5 नंबर जो हैं, फॉर एग्जांपल 1, 2, इस तरह इनको ऐड करोगे तो वो आपका किसके इक्वल होगा? उसको सम बोलेंगे। ये मैंने नाम दे दिया सेट के लिए लगा के। स्टेप 4 क्या है जी? सेट P टू N मल्टीप्लाई बाई N2 मल्टीप्लाई N3 मल्टीप्लाई N4 मल्टीप्लाई N5। इसमें क्या है कि मैंने जिस तरह हमारे स्टेप 3 में था कि हमने सम दिया था, इनको एडिशन को इस तरह हमने मल्टीप्लिकेशन को P स्टैंड फॉर प्रोडक्ट, पूरा भी लिख सकते हो, मैंने P लिख दिया है, मतलब इसको P वैल्यू दे दी है, P इसका नाम असाइन कर दिया है, ये सेट स्टेटमेंट लगा के। ठीक है जी। नेक्स्ट अब आपके पास क्या है? स्टेप 5 में क्या है? सेट एवरेज। अब हम एवरेज कैसे निकालते हैं? जितने हमने निकालने होते हैं, उन जितने हमारे पास नंबर्स होते हैं या इनपुट्स होती हैं, उन सबको आपने प्लस कर देना होता है, और उनकी स्ट्रेंथ कितने नंबर्स हैं टोटल काउंट करके उतने में डिवाइड करना होता है। तो हमारे पास सम मतलब सबको प्लस करके डिवाइड हमने क्या किया? 5 नंबर्स हैं तो हमने 5 पे डिवाइड कर दिया। अब सम का क्या मतलब है? ये इधर से आपको पता चल रहा है कि सम का मतलब ये है कि जब जो इन 5 को ऐड करके जो आंसर आएगा उसको हम सम लिखेंगे। तो मैंने इधर यही लगा दिया कि सम डिवाइड 5, मतलब इन सब का एडिशन डिवाइड 5, तो ये एवरेज आ जाएगा। अब स्टेप 6 में क्या होगा? हमने फाइंड क्या करना था? आउटपुट। स्टेप 6 पे हमारी थी आउटपुट थी जी। आउटपुट सम प्रोडक्ट एवरेज, हमने 3 चीज़ें फाइंड करनी थी। सम फाइंड करना था, उसके लिए मैंने इनको आपके सामने प्लस करवा दिया, सम असाइन करवा के। नेक्स्ट प्रोडक्ट है N1 मल्टीप्लाई बाई N2 मल्टीप्लाई N3, ये आपका प्रोडक्ट हो गया, और एवरेज ये स्टेप 5 में एवरेज लिखा हुआ है। तो ये आपकी आउटपुट क्या आ जाएगी? 3 आउटपुट आपकी आएंगी, सम, प्रोडक्ट और एवरेज। और लास्ट आपका एंड आना था, तो इधर भी आपका एंड मैंने लिख दिया। तो ये एक एल्गोरिथम था जिसमें हमने कोई भी 5 नंबर थे उनको ऐड भी किया है, उनको मल्टीप्लाई भी किया है, और उनका एवरेज भी निकाला है। तो ये आपके बुक में एग्जांपल थी, आई होप आपको समझ आ गई होगी। और ये जो हमने कंपोनेंट्स लिखे थे, आपने नोट किया होगा कि ये 2 कंपोनेंट्स इसमें अप्लाई नहीं किए, ये इफ देन एंड गो टू, ये जो है हर जो आपका एल्गोरिथम है उसमें अप्लाई नहीं होते। ये कुछ में होते हैं, कुछ में नहीं होते। तो वो अभी हम जो एग्जांपल करेंगे, ये वाला इफ देन इसमें यूज करेंगे। अब नेक्स्ट है आपके पास क्या है जी? हमारे पास 3 नंबर्स हैं, कोई से भी 3 नंबर हैं, हमने ये चेक करना है कि उन तीनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। तो उसके लिए जो हम एल्गोरिथम लिखेंगे वो है जी स्टेप 1 वही स्टार्ट। स्टेप 2 क्या होगा हमारा? इनपुट। पॉज कर दो जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हम एग्जाम्पल करने जा रहे हैं उसमें हम इफ़ देन वाली कंडीशन को अप्लाई करके देखेंगे। ये एग्जाम्पल मैं आपको करवाऊंगा। तो इसमें क्या है जी, हमने जो एल्गोरिदम बनाना है उसमें हमारा टास्क ये है कि हमारे पास 3 इनपुट्स हैं, हमने 3 इनपुट कोई नंबर्स हैं, हमने उनको चेक करना है कि उनमें से बड़ा कौन सा है। तो उसके लिए जो हम एल्गोरिदम बनाएंगे वो इस तरह कुछ बनेगा। स्टेप 1 में क्या होगा जी? स्टेप 1 हमारा वही है एग्जैक्टली स्टार्ट, वो हमने स्टार्ट लिख दिया। अब स्टेप 2 क्या है? इनपुट ABC, आप XYZ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया जी स्टेप 2 क्या है? इनपुट ABC।
इन ए बी सी कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, वो आपने चूज़ करने हैं या हमारा जो यूज़र होगा उसने चूज़ करने हैं। तो स्टेप 3 हमारा क्या होगा, ये थोड़ा सा आपकी बुक में एग्जाम्पल किसी और तरह है, मैं आपको थोड़ा सा आसान करके करवा रहा हूँ, तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक है और ये ठीक है, आप इस तरह इसको कर सकते हो। स्टेप 3 में क्या होगा, हम कह रहे हैं इफ़ अगर ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है, एंड ए ग्रेटर देन सी, अगर हमने जो तीनों में से बड़ा ए फाइंड करना है ना, जो ए है वो बी से भी बड़ा होना चाहिए और सी से भी बड़ा होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट लगी है इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, अगर ए बी से भी बड़ा है एंड ए सी से भी बड़ा है, देन फिर क्या करो, आउटपुट ए, आउटपुट ए आ जाए, ए जो है वो आउटपुट पे लिखा आ जाए। ठीक है जी, अगर ये स्टेटमेंट आपकी ठीक है तो इसके बाद एंड हो जाएगा, अगर ए बड़ा है तो एंड हो जाएगा, बी अगर छोटा है सी डेफिनेटली छोटा होगा। अब स्टेप 4 में क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल ये हमारी कंडीशन रॉन्ग है, ए बड़ा नहीं है, तो फिर क्या होगा, वो स्टेप 4 पे जाएगा। स्टेप 4 पे क्या होगा, बी ग्रेटर देन ए, अगर इफ बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी, बी ए से भी बड़ा है एंड बी सी से भी बड़ा है, अगर ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है तो क्या हो, देन आउटपुट बी, आउटपुट हो जाए बी आ जाए। अगर ये भी हमारा बी भी नहीं बड़ा तो फिर क्या होगा, फिर नेक्स्ट हमारे पास स्टेप 5 क्या है, इफ सी ग्रेटर देन सी, हमने ए को भी चेक करके देख लिया, बी को भी चेक करके देख लिया, अब हम सी को चेक करते हैं। इफ सी ग्रेटर देन ए एंड सी ग्रेटर देन बी, में ये चीज़ है कि इधर ए को भी चेक किया है और बी को भी, मतलब ये कि हमारे जो 3 नंबर हैं, हमने एक नंबर बड़ा होगा वो दोनों से बड़ा होगा ना, अगर सी बड़ा है वो बी से भी बड़ा होगा और ए से भी बड़ा होगा, तो इसलिए इफ सी ग्रेटर देन ए एंड सी ग्रेटर देन बी, देन क्या होगा जी, आउटपुट आ जाए सी। अब ये जो आपके सामने 3 इफ एंड देन की स्टेटमेंट आपके सामने नजर आ रही है, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा आपका वो इनपुट है जो आपने नंबर दिया है वो बड़ा है। तो नेक्स्ट हमारी जो एग्जांपल है वो हम करते हैं जी स्टूडेंट्स। अब जो हम एग्जांपल करने जा रहे हैं उसमें हमने गो टू की जो स्टेटमेंट है वो भी अप्लाई करके देखनी है। पहली 2 एग्जांपल जो हमने की है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एग्जाम्पल किया जिसमें इफ़ देन की भी स्टेटमेंट नहीं थी और गो टू की भी स्टेटमेंट नहीं थी। अब फिर हमने एक एग्जाम्पल की जिसमें इफ़ देन की स्टेटमेंट थी, और अब हमने ऐसी एग्जाम्पल करनी है जिसमें ये दोनों आ जाए और आपका जो कंप्लीट ये आपके पैरामीटर्स हैं या कंपोनेंट्स हैं वो सारे उसमें कवर हो जाएंगे, तो आपका ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो अब जो हम एग्जाम्पल करने जा रहे हैं बेसिकली उसमें करना क्या है, हमारे पास 2 नंबर्स हैं, उसके अंदर जितने भी इवन हैं और ऑड हैं, हमने जो इवन है उनको प्रिंट करवाना है, ऑड को प्रिंट नहीं करवाना। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 2 से 10 तक जितने भी आपके पास इवन नंबर आ रहे हैं वो आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएं, ऑड जो है वो ना हो। तो इसके लिए हम जो एल्गोरिदम डिज़ाइन करेंगे वो कुछ इस तरह होगा कि फर्स्ट स्टेप हमारा उसी तरह होगा स्टार्ट का, और सेकंड जो है इनपुट नंबर, इनपुट हम ए बी, फॉर एग्जांपल हमने ए को नाम दे दिया है, नंबर असाइन कर दिया है 2 एंड बी को कर दिया है 10। अब हमने 2 और 10 से लेकर 2 3 4 5 इस तरह 10 तक जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उसमें हमने जो इवन नंबर्स हैं उनको हमने स्क्रीन पे प्रिंट कराना है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है। तो इसके लिए हमारा जो स्टेप 2 है उनमें हमने ए बी लिख लिया, इनपुट दे दिया है, और स्टेप 3 में हमने क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपका एल्गोरिदम और कॉन्सेप्चुअल भी है थोड़ा सा, तो इसको आपने गौर से समझना है। अगर आपने लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखा जिसमें मैंने आपको n mod 2 = 0 ये वाला कॉन्सेप्ट समझाया था, जिसमें हमने कहा था कि इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 पे कंप्लीट डिवाइड आ जाएं, जो आपका रिमेन है वो 0 आना चाहिए। तो इसके लिए जो ये वही वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आपको ये वाला नहीं समझ आएगा, तो काइंडली अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियो देखें। तो इसमें हमने स्टेप 3 में क्या करना है, इफ़ a लेस देन b, आपका जो a लेस देन b है तो क्या होगा, ये आपके सामने से कर्ली ब्रैकेट है, ये
ये कंप्लीट इससे लेकर इधर तक ए का आपकी कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। अगर जो आपका ए है बी से छोटा है, ए 2 है बी 10 है, तो इट मीन्स हमारी ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो गई। देन क्या होगा, इफ ए मोड बी ए मोड 2 इज इक्वल टू 0, मतलब क्या है, जो आपका ए मोड 2 है वो 0 के इक्वल आ जाए। अब ए मोड 2 हमने किस तरह किया था, ए मोड 2 का थोड़ा सा मैं इधर बता भी देता हूँ, 2 इज इक्वल टू 0। अब इधर जो भी ए की वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल अभी इस पॉइंट पे क्या है 2 है, तो इसको हमने क्या करना होता है, ये मेथड होता है हमारा 2 का, हमने इसको करना है 2 1 जा 2, तो हमारा जो लास्ट में बच रहा है वो 0 है। इस तरह अगर हमने क्या करना है, अब a की वैल्यू हमने फॉर एग्जांपल रख ली है 3, तो फिर क्या करेंगे 3 2 3 1 जा, तो ये नहीं कंप्लीट हो रहा। ठीक है जी, तो इसको हम देखते हैं, इसमें हमारे जो एल्गोरिथम है उसमें कैसे करना है। इफ a mod 2 इज इक्वल टू 0 देन आउटपुट a, आपका अगर जो है आपका वो कंप्लीट 0 आ रहा है तो वो क्या करे, आउटपुट a, यानी कि जो हमने a की वैल्यू रखी थी वो प्रिंट हो जाए। ठीक है जी। देन नेक्स्ट क्या है, स्टेप 5 में सेट a इज इक्वल a टू a प्लस 1। अब a की वैल्यू हमने पहले क्या रखी थी, 2 रखी थी। अब ये स्टेप में क्या कह रहा है, स्टेप 5 में अब a की वैल्यू में 1 ऐड कर दे, मतलब 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। अब a की वैल्यू हमारे पास 3 हो गई है, और स्टेप 6 में क्या होगा, गो टू स्टेप 3। वो कह रहा है दोबारा ये गो टू स्टेटमेंट यूज हो रही है कि आप दोबारा स्टेप 3 पे जाएं। अब स्टेप 3 में जाएंगे, स्टेप 3 में क्या है, a लेस देन b। अब a की वैल्यू हमारी क्या हो गई है 3 लेस देन b हमारे पास क्या है 10, तो ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये आगे नेक्स्ट क्या होगा, इफ a mod 2 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, वो ये डिवाइड वाला जो मैंने आपको मेथड बताया उससे अगर आपका जो आंसर 0 के इक्वल आ रहा है, रिमाइंडर जो है आपका 0 बच रहा है, तो फिर ये स्टेटमेंट ट्रू है। देन आउटपुट a, यानी कि a आपकी स्क्रीन में प्रिंट हो जाए। तो ये पूरा नहीं आएगा क्योंकि अब हमारी वैल्यू जो है 3 2 पे पूरा डिवाइड नहीं होता, तो ये एक हमारे पास आ जाता है आंसर। इसको इस तरह देख लें, अगर 2 1 जा 2, एक बच रहा है, इधर 0 आएगा तो फिर ही है जी। तो अब ये 1 आ रहा है चूंकि, तो इसका आंसर क्या होगा, अब ये प्रिंट नहीं होगा। अगर तो 0 आता तो पूर्व, क्योंकि इसमें इधर हमने ये कंडीशन लगाई हुई है, अगर 0 आता तो वो आउटपुट पे जाता, अब नहीं है तो नहीं आएगा। नेक्स्ट स्टेप 5 में क्या होगा, अब जो a की वैल्यू है उसमें फिर एक 1 ऐड हो जाएगा। अब a की लास्ट वैल्यू क्या थी हमारे पास, 3 करके देखी थी 3, अब फिर 1 ऐड करना है, प्लस 1 इज इक्वल टू 4। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है जी 4। अब स्टेप 5 में क्या, सॉरी स्टेप 6 में क्या आ जाएगा, गो टू स्टेप 3। अब दोबारा आप स्टेप 3 पे जाएं। अब स्टेप 3 में क्या है जी, a लेस देन b। अब a की वैल्यू हमारे पास 4 है, a इज इक्वल टू 4, तो 4 लेस देन b, b की वैल्यू क्या है 10, ये 10 है, ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। तो अब क्या होगा जी, नेक्स्ट स्टेप 4 पे आएगा, इफ a mod 2, a की वैल्यू क्या है 4, मतलब ये वाला 2 2 जार 4 0। ये हमारी स्टेटमेंट इस दफ़ा जो हमने वैल्यू जब 4 रखी है तो ये ट्रू हो रही है, तो ये देन आउटपुट a, इट मींस आपकी स्क्रीन पे आउटपुट a मतलब 4 प्रिंट हो जाएगा। एक दफ़ा हमारा 2 प्रिंट हुआ था क्योंकि उसकी वैल्यू 0 आई थी, अब 3 प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि 1 आ रहा था रिमाइंडर। अब दोबारा हमने a की वैल्यू 4 किया है, तो फिर लास्ट पे 0 आ रहा है, तो ये भी आउटपुट आ जाएगा। मतलब हमारी आउटपुट अभी तक क्या बनी है, हमारी आउटपुट अभी तक बनी है 2 and 4, ये हमारी अभी तक आउटपुट बनी है। नेक्स्ट क्या है, सेट a टू a प्लस 1, फिर क्या है, अब जो a की वैल्यू में फिर 1 ऐड कर दो। अब 4 थी a की वैल्यू, तो 1 ऐड करने से 5 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप 6 में क्या है, गो टू स्टेप 3, फिर स्टेप 3 पे जाएगा। ठीक है जी, तो इसमें फिर कंपेयर किया जाएगा। अब a की वैल्यू हमारे पास 5 हो गई है, 5 लेस देन
10, तो ये लेस देन है, ट्रू हो जाएगा। फिर इधर आ जाएगा स्टेप 4 पे आपका आ जाएगा कर्सर। तो इसमें क्या होगा, फिर यही वाला मॉड वाला ही आपका प्रोसीजर, 5 2 2s are 4 1, इट मीन्स ये फॉल्स है, तो आउटपुट ए यानी कि हमारा इधर आउटपुट में 5 नहीं आएगा, क्योंकि वो पूरा इक्वल 0 के इक्वल आ ही नहीं रहा आंसर। नेक्स्ट फिर स्टेप 5 पे क्या होगा, स्टेप ए टू a + 1, फिर वो 5 + 1 6 आ जाएगा। इस तरह आपकी लास्ट 10 तक आपकी वैल्यूज जाएंगी, तो आपका 10 लास्ट होगा वो 10 भी 0 के इक्वल आ जाएगा। तो इसकी आउटपुट हमारे पास बनेगी कुछ इस तरह, 2 4 6 8 एंड 10। ये आपके पास जो एल्गोरिथम था, इसमें हमने ये देखा है कि 2 से लेकर 10 तक हमारे जो डिजिट्स हैं इनमें से इवन कौन से है, तो ये उसके लिए बनेगा। तो आज हमने इफ देन वाला भी कर लिया एग्जाम्पल, गो टू वाली भी और सिंपल भी, जो ये 3 कॉन्सेप्ट बेसिकली आपके एल्गोरिथम में यूज़ हो रहे हैं आपकी बुक में। तो आई होप ये तीनों जो मैंने एग्जाम्पल्स करवाई हैं इसमें से आपकी वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जी, वो है जी एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम। एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी कितनी है, वो किस तरह हम मेजर कर सकते हैं, या उसको एफिशिएंट कैसे बनाया जा सकता है। ये हमारे पास 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम जनरली बात करें तो एफिशिएंसी ये होती है कि आउटपुट हमारी कितनी आ रही है उस पर डिवाइड कर देते हैं इनपुट से मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो परसेंटेज में आपकी एफिशिएंसी आ जाती है। तो इस केस में या कोडिंग में क्या होगा, या प्रोग्रामिंग में क्या होगा कि आपका जो हमारी एल्गोरिथम है इसका ही एफिशिएंसी कैसे आप मेजर कर सकते हो, नंबर ऑफ स्टेप्स, ये आपके स्टेप्स कितने हैं ये डिपेंड करता है। और देन जो आपका आपने एल्गोरिथम बनाया है वो आपकी मेमोरी में कितनी स्पेस ले रहा है, ये 2 फैक्टर हैं जो जिस पे एफिशिएंसी डिपेंड कर रही है। अगर आपके स्टेप्स कम हैं तो उस जो एल्गोरिथम है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, अगर आपके स्टेप ज़्यादा हैं तो उसकी एफिशिएंसी कम होगी। एक चीज़ ये, सेकंड ये है कि अगर आपकी ये भी हमारे लिए रिलायबल चीज़ है कि अगर हमारी जो एल्गोरिथम है उसकी स्पेस कम यूज़ कर रही है आपकी मेमोरी में, डेफिनेटली कॉमन सेंस की बात है कि वो हमारे लिए सूटेबल है। फॉर एग्जांपल एक ऐसा एल्गोरिथम है जिसके स्टेप्स ज़्यादा हैं लेकिन उसकी स्पेस वो कम ले रहा है, या इस तरह है कि आप वो स्पेस ज़्यादा ले रहा है स्टेप्स कम है, वो डिपेंड करता है ना आपने जो इनपुट इसमें जो मटेरियल लिखा हुआ है तो उस पर डिपेंड करता है। तो इसमें ये आप कह सकते हो कि बेस्ट वन कौन सा है, जो यूज़र है आपका उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कौन सा है। उसको ज़्यादा स्टेप्स वाला चाहिए तो वो वाला बेहतर होगा, उसके लिए एफिशिएंट होगा। अगर उसको स्टेप्स कम, अगर स्पेस का इशू नहीं है तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा रिलायबल है। तो ये डिपेंड करता है ये 2 स्टेप्स पे। ये भी इंपॉर्टेंट MCQs भी बन सकता है कि आपका जो एफिशिएंसी है वो किस पर डिपेंड करते हैं या कितने फैक्टर्स हैं उसके लिए। तो इस बुक में आपके पास 2 फैक्टर्स हैं, जो नंबर ऑफ स्टेप्स एंड आपकी मेमोरी में कितनी स्पेस ले रहा है आपका एल्गोरिथम। ये हमारा एल्गोरिथम का टॉपिक ख़त्म हो गया। आई होप कि आपको ये टॉपिक कंप्लीट समझ आ गया होगा। आपने इसको गौर से सुनना है और ये आपकी जो मेजर 3 एग्जाम्पल्स हैं इसमें से आपका एल्गोरिथम की जो एग्जाम्पल्स हैं वो सारे का सारा कवर हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।